जहाँ तक ऑर्थोडोंटिक्स में रिमूवेबल अप्लायंसेस का ताल्लुक़ है, तो एक तो उसने कंप्लीट चैप्टर लिखा हुआ है जिसके अंदर उसने जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं रिमूवेबल अप्लायंसेस के वो एक्सप्लेन किए हुए हैं और हर एक का फंक्शन बताया हुआ है। तो वो तो कवर हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैं वैसे सिंपल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूएचएस का एग्ज़ाम देंगे ऑर्थोडोंटिक्स से का, तो उसमें जो कुछ जिस तरह रिमूवेबल अप्लायंसेस पे क्वेश्चन आता है तो वो आपको एक सिनेरियो बता देता है। फॉर एग्जांपल के पेशेंट आया है, उसके अपर टीथ प्रोक्लाइंड है, स्पेसेस हैं दरमियान में, और आपने उसको एक रिमूवेबल अप्लायंस देनी है, तो उसमें क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए और उनका क्या फ़ंक्शन होगा। वो यूजुअली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आपने सिर्फ ये बताना होता है कि हम एडम्स क्लैस्प देंगे रिटेंशन के लिए, और उसके साथ लेबियल बो होगी जिसको हम एक्टिव कर देंगे, तो वो जो स्पेसेस हैं दांतों को वो पीछे की तरफ ले आएगी, और साथ उसके अंदर एक एक्रेलिक की प्लेट होगी। तो ये जो सारी असेंबली है इसको आप बेसिकली हॉलीज रिटेनर कहते हैं। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हॉलीज रिटेनर देंगे विद एक्टिव लेबियल बो, यानी जो आगे लेबियल बो होगी आप उसको एक्टिव कर देंगे। इसी तरह फिर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके पास पेशेंट आया है जिसकी सिंगल एंटीरियर टूथ क्रॉस बाइट है, तो आपने उसको रिमूवेबल अप्लायंस से ठीक करना है, तो उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे और कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन होगा। तो इस केस में आप ये करेंगे कि जो दांत आपका एंटीरियरली क्रॉस बाइट के अंदर है उसके पीछे एक जी स्प्रिंग दे देंगे, और जी स्प्रिंग को एक्टिवेट करते जाएंगे तो वो दांत को आगे पुश करता जाएगा। अब उसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको क्रॉस बाइट ठीक करने के लिए बाइट ओपन करनी पड़ती है, तो आप पीछे जो है वो एक बाइट प्लेन दे देते हैं ताकि बाइट ओपन हो जाए, फिर जी स्प्रिंग उसको आगे ले आए और आपकी जो क्रॉस बाइट है वो ठीक हो जाए। तो इस केस के अंदर आप कहेंगे कि आप हॉलीज रिटेनर ही लगा रहे हैं जिसके अंदर हमने एक जी स्प्रिंग इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और पोस्टीरियर बाइट प्लेन दिया हुआ है। तो ये वाला जो सिनेरियो है वो इस तरह डील किया जाएगा। अब जो सारी इसने रिमूवेबल अप्लायंसेस कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, उसके अंदर एक तो जो आर्च एक्सपेंशन में यूज़ होती हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि सिंपली उसके अंदर आपकी एक स्प्लिट एक्रिलिक प्लेट होगी और उसके अंदर एक जैक स्क्रू लगा होगा, और वो जो जैक स्क्रू है वो ओपन करते जाएंगे और वो पुश करता जाएगा दोनों प्लेट्स को साइड पे, और उससे आपकी एक्सपेंशन होती जाएगी। उसके बाद उसने जो स्पेस मेंटेनेंस बताई है वहाँ पे उसने जो रिमूवेबल अप्लायंसेस हैं उसमें से एक बताई हुई है रिमूवेबल डिस्टल शू अप्लायंस। तो वो इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट उसमें यह है कि आपको सिनेरियो पता होना चाहिए कि किस केस में आपने ये देना है। तो अगर आपका प्राइमरी सेकंड मोलर जो है वो प्रीमेच्योरली एक्सट्रैक्ट करना पड़ गया है और अभी 6 जो है फर्स्ट परमानेंट मोलर वो इरप्ट नहीं किया, तो यूजुअली ये होता है कि क्योंकि आपका जो 5 है उसने तो लेट इरप्ट करना होता है 10 से 12 ईयर्स के अंदर, जबकि जो 6 है उसने 6 साल के अंदर आ जाना है। अब फ़र्ज़ करें 5.5 साल का जो है पेशेंट और उसके अंदर आपको 5 एक्सट्रैक्ट करना पड़ गया ड्यू टू केरीज, तो जो 6 है वो तो इरप्ट करने लगा है, लेकिन 5 अभी बिल्कुल मतलब फॉर्मेशन के फेज़ में भी नहीं है, तो वो तो उसके तो मतलब 6 साल पड़े हैं आने में उसको। तो अभी तो होता ही है यूजुअली कि जो 6 इरप्ट करता है तो वो मीजियली आ जाता है 5 की स्पेस के अंदर, और इवेंचुअली 5 के लिए स्पेस नहीं रहती आर्च के अंदर। तो आप एक डिस्टल शू नाम की एक अप्लायंस बनाते हैं जिसका काम ये होता है कि वो 4 के ऊपर डी के ऊपर उसका बैंड आ जाता है, और वहाँ से आप 5 की लेंथ के हिसाब से एक वायर गुजार के तो उसको नीचे बोन तक ले जाते हैं, जो 6 को गाइड करेगा कि उसने अपनी स्पेस के अंदर ही इरप्ट करना है। यानी अप्लायंस का जो एक पार्ट होगा वो इनटू द टिश्यूज़ जाएगा, आप ऐसे समझ लें, और बोन के अंदर वो गाइड करेगा कि आपका जो 6 है वो सीधा इरप्ट करे, मीजियली टिल्ट होके इरप्ट ना करे। तो यहाँ पे ये वाली रिमूवेबल अप्लायंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिस्टलाइजेशन के लिए वो डिफरेंट अप्लायंसेस उसने लिखी हुई हैं, तो उनके आपको सिर्फ नाम आने चाहिए और बाकी उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिमूवेबल अप्लायंसेस के कंपोनेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या है और उनको कब यूज़ किया जाएगा, जिसका वो यूजुअली सिनेरियो बना के पूछता है, जो मैंने शुरू में बताया है।